No disturbance. Let's begin. Okay, so we are going to be doing some past papers of SHM and let's see where we stand. Okay, please like and subscribe this channel ताकि 4 million तक पहुंच जाए. हाँ, ये वीलॉग चल रहा है, ठीक है. इसमें मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, बट ये वीलॉग है, ठीक है. आवाज़ पे भरोसा रखो बस. एनीवेज, an object is suspended from a vertical spring as shown in figure 3.1. ओके, हमारे पास एक वर्टिकल एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, एक स्प्रिंग लगी हुई है जो ऊपर नीचे हिलेगी इसमें. अब ज़रा इधर देखो, लिसन. The object is displaced vertically. अच्छा, इसका कहने का मतलब ये है, इसने क्या किया है, ये जो हमारे पे बेटे ये इसकी जो पन्नियाँ है ना, उसको मत दबाओ, दिमाग इसमें सारी रिकॉर्ड हो रही होगी. अच्छा, सही है. अच्छा, इधर देखो, ये जो है ना, इसको इसने वर्टिकली डिस्प्लेस किया होगा और छोड़ा होगा तो ये ऐसे ऐसे हिल रहा होगा. इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? अब जरा इधर देखो, लिसन. अब ये कह रहा है and then release so that it oscillates undergoing simple harmonic motion. Figure shows the variation with displacement x of the energy E of the oscillation. हमारे पास ये एक ग्राफ बना हुआ है जो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बनवाया था, याद आ रहा है? अब जरा इधर देखते हैं. The kinetic energy, the potential energy and the total energy of the oscillations are given represented by one of the lines P, Q and R. State the energy that is represented by each of these line. भाई ये वाली लाइन जो है, Q वाली लाइन, ये किस चीज़ की है? ये किस चीज़ की है? ये PE की लाइन है, पोटेंशियल एनर्जी की लाइन है. सिमिलरली जो R वाली लाइन है, ये हमारे पास EK की लाइन है, काइनेटिक एनर्जी की लाइन है. और ये वाली जो है हमारे पास टोटल एनर्जी की लाइन है. सही है, ये मैंने कराया था आप लोगों को. अगर आपको भरोसा नहीं है तो ज़रा इधर देखो. सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पास जो है, ज़रा इधर देखो, इस ग्राफ के अंदर दिस इज़ द पोजीशन. ये वाले जो हमारे पास पोजीशन आ रही है, ये वाली वो वाली पोजीशन है जहाँ पर हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है. इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपको पता है कि अगर एसएचएम में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है. अगर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो इसका मतलब है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो जीरो होती है, क्योंकि वो रुका हुआ होता है. समझ गए? ये याद आया जो मैंने कराया था. तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है इसके अंदर जो R है वो EK होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए. लिख लेते हैं इस पे, काइनेटिक एनर्जी. दूसरा क्या था इसका ऑपोजिट क्या है? Q इज द पोटेंशियल एनर्जी. पूरा लिखना पड़ेगा आपको. और लास्ट टोटल एनर्जी. सही है? हो गया? सही है. अब जरा इधर देखो, लिसन बेटे, बीच में इधर देखो, ये हो गया, समझ आ गया? अब ये कह रहा है the object has a mass of 130 grams. be careful. इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 0.13 kg. मैंने पहले ही कन्वर्ट कर लिया. अब मेरे पास इसने सवाल बोला है, डिटरमिन द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशंस. ओके, फॉर द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन वी विल हैव टू यूटिलाइज दिस ग्राफ अगेन. जरा इधर देखो, लिसन. we will have to utilize this graph to find the period. Please, I need your attention. I want pin drop silence over here. अब इसके अंदर भाई सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को करवाया था. E के मैक्सिमम का जो फॉर्मूला था वो हमारे पास था 1/2 mx0 ओमेगा स्क्वायर था. यही था फॉर्मूला. हम एक काम कर सकते हैं, मैं इसमें से मास मेरे पास गिवन है, मेरे पास x0 गिवन है, मैं इसमें से ओमेगा निकाल सकता हूँ और मेरे पास सीधी सी बात है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ग्राफ से रीड कर लेंगे. ज़रा इधर देखो, सबसे पहले इधर गए, मुझे एक बात बताओ, ये वाली रीडिंग कितनी आ रही है? ये वाली 5 कहाँ से आ रहा है भाई? क्या हो गया? 6.4 मिली जूल्स में गिवन है. बी केयरफुल. सही है, मिली जूल्स में. समझ गए? क्लियर है ये बात? तो सबसे पहली चीज है कि मैं इधर गया और इधर मैं लिख रहा हूं 6.4 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं इसको. असीला सही है? क्लियर है? ये लिखा मैंने, यहां तो समझ में आया.
फिर उसके बाद जो है 1 डिवाइडेड बाय 2 इनटू मास हमारे पास कितना गिवन है 0.13 गिवन है। एक्स नॉट की वैल्यू हम लोग इधर से निकाल सकते हैं लेकिन सेंटीमीटर्स में गिवन है। ये वाली मेरे पास रीडिंग कितनी आ रही है 1.5 बेटे आपके पास उस किताब में गिवन है। ये आ रही होगी तकरीबन हमारे पास है कितनी आ रही है सर ये बीच में है ना, लाइक एक स्पेसिफिक लाइन पे टच नहीं कर रहे। तो बेटे कितना आ रहा है ये 1.5 है 1.5 सही है। मैं आप लोगों के कहने पे जा रहा हूँ 1.5। तो ये इधर आ जाएगा, इधर कहाँ गया ये वाला, ये था, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.5 लेकिन सेंटीमीटर्स में बी केयरफुल। तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² कर लूँ उसको ताकि मीटर्स में चला जाए। फिर इसके बाद इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है और फिर मेरे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक पहुँच गए। मेरे को तो टाइम पीरियड निकालना है। सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और इसको अपनी जगह पे लेकर आ रहा हूँ मैं इधर नीचे। अबे यार सर 1.5 और 10 के बाद माइनस कैसे कर दिया आपने ये? बता रहा हूँ बेटे, मेरे पास वो सेंटीमीटर्स में गिवन है ना, आपके पास किताब है जी। सेंटीमीटर्स में गिवन है, उसको मुझे मीटर्स में भी तो कन्वर्ट करना था। समझ गए? ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, पहले तो आप ओमेगा की वैल्यू निकालो, बल्कि आप इसको भी फर्दर आप खोल सकते हो। इधर देखो, इसको भी खोल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4π² लिख सकते हैं इसको जी बेटे, एट द एंड लिख सकते हैं ना इसको। आपको t की वैल्यू निकालनी है क्योंकि ओमेगा इटसेल्फ इज इक्वल टू 2π/t होता है। सही है, निकालो t की वैल्यू। 4 मार्क का सवाल है यार। Solve this. The answer is coming as 0.3 seconds. But be careful whenever you are going to be doing graphs in your examination, look at the axis. Horizontal axis पे सेंटीमीटर्स गिवन था, इस वजह से मैंने इसको मीटर्स में कन्वर्ट किया। और मेरे पास जो वर्टिकल एक्सेस है उसमें एनर्जी मिली जूल्स में गिवन है, तो इस वजह से मैंने जो है इसको जूल्स में कन्वर्ट किया था जब मैंने इसको 10⁻³ इधर किया था। इज दैट क्लियर? अगर ये हो गया, अब आगे चले। अब मुझे बोल रहा है स्टेट द कॉज ऑफ डैम्पिंग। देखो डैम्पिंग का मेन मतलब क्या है, किसी भी तरीके से काइनेटिक एनर्जी वेस्ट हो जाए, जो एनर्जी है टोटल एनर्जी का लॉस होना शुरू हो जाए। अब लॉस किस तरीके से करवा सकते हैं भाई? डैम्पिंग जो होती है, कॉज ऑफ डैम्पिंग ऐसी होनी चाहिए, देयर इज अ फोर्स एक्टिंग दैट इज अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? दैट विल कॉज डैम्पिंग। मैं लिख रहा हूं उसमें व्हाट डू यू थिंक? मैंने लिखा है, देखो एसएचएम सिस्टम के अंदर हमेशा एक अपनी एक फोर्स होती है जिसको हम लोग कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। किसी भी तरीके से अगर कोई फोर्स एक्ट करेगी एक्सटर्नल, एंड इफ इट इज एक्टिंग अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, देन दैट विल ऑब्वियसली वेस्ट एनर्जी। इज दैट क्लियर? जैसे फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन विल अपोज मोशन, सो ऑब्वियसली इट विल गो अगेंस्ट द मूवमेंट। अगर जो मूवमेंट जो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स करा रही होगी उसके अगेंस्ट कर रही होगी तो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी हमारे पास। इज दैट क्लियर? सो मैंने इधर लिखा है जनरल आंसर, अ फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम दैट एक्ट्स ऑपोजिट टू द सिस्टम्स रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर है? हो गया। अब आया लास्ट सवाल। लास्ट सवाल हमेशा चैलेंजिंग होता है। तो देखो, a light card is attached to the object. You can clearly see that is attached to the object. अभी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, शो नहीं किया है। The object is displaced with the same initial amplitude. बेटे क्या हो गया? And then released with the same initial amplitude and then released. Okay, यहाँ तक पहुंचे? Same amplitude हमने खींचा इसको और छोड़ दिया। During each complete oscillation of the total energy of the system decreases by 8%. Okay, यानी इसका मतलब है कि हर बार मेरे पास जो बचेगा एट द एंड वो हो जाएगा 92%।
92% बचेगा मेरे पास। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? 100% से स्टार्ट किया है, एक ऑसिलेशन, पूरी ऑसिलेशन के बाद मेरे पास जो एनर्जी बचेगी वो हो जाएगी 92% एंड सो ऑन एंड ऑन। इज दैट क्लियर? अब ये कह रहा है during each complete oscillation, the total energy of the system decreases by 8% of the total energy at the start of that oscillation. Determine the decrease in total energy in millijoules of the system by the end of first 6 oscillation. Oh my God! अब जरा इधर देखो, सबसे पहली चीज है हमारे पास, ये बड़ा आसान सा सवाल है, आसान है लेकिन थोड़ा सोचने वाला सवाल है। हमारे पास शुरू में इसकी एनर्जी कितनी है? 6.4 है। जरा इधर देखो, लिसन, अब जरा इधर देखो, 6.4 मिली जूल का पहली ऑसिलेशन के बाद, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं पहले एक लॉन्गर तरीके से करूंगा और फिर एक शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है, ताकि लॉन्गर तरीके से समझ में आ जाए। वन ऑसिलेशन का पहले कर रहा हूं। फर्स्ट ऑसिलेशन 6.4 मिली जूल थी। इसके बाद इसमें से बचेगा कितना? वो सिर्फ बचेगा मेरे पास 92%, 92/100 बचेगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका रिजल्ट निकालो पहले, कितना आ रहा है? ये पहली ऑसिलेशन का है, बताओ कितना आ रहा है? फिर मैं आपको मैथमेटिकल शॉर्टकट बताऊंगा। 5.8। ये कितना आ जाएगा? 5.8 मिली जूल, यहां तक पहुंचे। फिर उसके बाद सेकेंड ऑसिलेशन में यही चीज कैरी फॉरवर्ड होगी, यानी फिर हो जाएगा 5.8 मिली जूल का अगेन 92% बचेगा। निकालो दोबारा। 5.88 का राउंड ऑफ 5.88 कर लो ना, पूरा ही कर लो, अभी एंड में राउंड ऑफ करेंगे। 5.88 कर लो, 88 है ना, बस ठीक है, 89 कर लो, 89 मिली जूल। नेक्स्ट पे करो 5.41 मिली जूल। हाँ श्योर, 5.42 कर दे 6 इसके बाद 5.42। अगर अभी से इनका राउंड ऑफ करेंगे तो फिर खैर है ना, मैं अभी शॉर्टकट बताऊंगा ना, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। फिर उसके बाद अभी आप रुक जाओ, मैथ्स वाले अभी रुक जाएं। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है? 5.42 मिली जूल में दोबारा करोगे 92/100 करो 4.98 मिली जूल। फिर तीसरी दफा फिर करो 5. चौथी दफा करो 4.98। ये क्या खोल दिया मैंने? अच्छा 4.98 मिली जूल मल्टीप्लाइड बाय 92/100 करो जरा। 4.58 मिली जूल। ये कितने हो गए? 1 2 3 4, 2 और करना है मुझे। फिर करो 4.58 मल्टीप्लाइड बाय 92/100 करो 4.21 मिली जूल। लास्ट दफा एक दफा और करो 4.21 मिली जूल इंटू 92 डिवाइडेड बाय 100 3.87 मिली जूल। यहां तक पहुंच गए। फाइनल आंसर हो जाएगा 3.9 तकरीबन, ठीक है। अब जरा सुनो, ये तो लॉन्गर मेथड था जो ये उनके लिए जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम है। अब एक काम मैं डायरेक्ट भी इसको कर सकता था, पता है कैसे? क्योंकि आप एक चीज़ देखो, हर बार ये फैक्टर मेरे पास 6 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है ना, 6 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि बट डायरेक्ट ऑपरेशन में 6.4 मिली जूल, ये ऑल्टरनेट मेथड है, ये सिर्फ उनके लिए जिनकी मैथ्स अच्छी है। ऑल्टरनेट मेथड 6.4 मिली जूल इंटू 92/100 रेज टू पावर 6 कर दो डायरेक्ट। सर आंसर 3.9 है। बेटे 3.9 ही बन रहा है, 3.9। ठीक है। इस मेथड से करने से आपके पास डायरेक्ट एग्जैक्ट आंसर आएगा, वो वाले में थोड़ी सी आपकी प्रेसिशन लूज हो जाएगी, लेकिन दोनों ही बराबर आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? पहले भी अगर 3.87 है तो वो भी 3.9 के बराबर ही है, और अभी भी मेरे पास 3.9 के बराबर है। ये एक सिंगल स्टेप में हो गया और वो आपके मल्टीपल स्टेप्स हैं। इज दैट क्लियर? समझ गए? शॉर्टकट वाला जो मेथड है ना, ये आपके दिमाग में शायद ही आए पेपर के अंदर, आपको याद आए, ठीक है। लेकिन ये वाला जो तरीका है ये है। लेकिन अगर वो मुझे बोलता है कि भाई 100 ऑसिलेशंस के बाद करो, तब तो आप पागल हो जाते हैं। 100 दफ़ा करते रहते तो बेटे सुबह हो जाता। कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया। बेटे मेरी बात सुनो ना, इट्स सिंपल मैथमेटिक्स, एवरीडे मैथमेटिक्स। इसने मुझे बोला है कि हर ऑसिलेशन के बाद 8% एनर्जी कम हो रही है, बच कितनी रही है?
92%। बस समझ गए? क्लियर है? देयर वाज नो फॉर्मूला ओवर हियर, इट्स जस्ट जनरल एवरीडे मैथमेटिक्स। क्लियर है? ये ईयर कौन सा था इस सवाल का? ये आया है फेब मार्च 23। जी बिल्कुल सही है। अब जरा सुनो, स्टेट विथ रीजन द टाइप ऑफ डैम्पिंग दैट द कार्ड इंट्रोड्यूसेस इनटू द सिस्टम। यस, कौन सी टाइप ऑफ डैम्पिंग है? क्रिटिकल है, लाइट है या हैवी है? लाइट डैम्पिंग है, क्योंकि हमारे पास मोर देन वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो रही है भाई। सही है? रीजन के साथ भी लिखना है। Magnitude decreases as each oscillation. एक तो रीजन ये है मोर देन वन ऑसिलेशंस, दूसरी रीजन हमारे पास ये है द सिस्टम loses energy gradually even after 6 oscillations there is still energy left in the system। इसका मतलब है कि अभी भी इसके बाद भी कंटिन्यू होगी। इज दैट क्लियर? टाइप ऑफ डैम्पिंग मैंने क्यों नहीं लिखी है? कहाँ लिखी है? अच्छा, टाइप ऑफ डैम्पिंग रीजन के साथ है ना, तो इसका मतलब है टाइप ऑफ डैम्पिंग मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ। द टाइप ऑफ डैम्पिंग इज लाइट डैम्पिंग। ठीक है, हो गया? समझ आ गया? सही है। एक बात याद रखना, कोई भी डैम्पिंग होगी शुरू में बहुत जल्दी गिरेगा, बाद में फिर स्टेबलाइज होता जाएगा, चलता ही जाएगा। क्लियर है? इसको मैं फिलहाल पॉज। ओके गाइस, वुड यू ऑल शट अप? अच्छा इधर देखो, अ स्मॉल स्टील स्फीयर is oscillating vertically on the end of the spring as shown in figure 4.1। okay? ये हमारे पास अब डायग्राम है, समझ में तो आ रहा है। फिर इसने क्या किया है? the velocity v of the sphere varies with x from its equilibrium position। ये इक्वेशन एक गिवन है, ये कुछ मिलती जुलती इक्वेशन नहीं है। इधर देखो, oh my god, ये तो मिलती जुलती इक्वेशन है। ये वाली तो ऐसी ही लग रही है कि v is equal to प्लस माइनस ओमेगा, ये होता था x नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं लग रही? ये लग रही है इक्वेशन, देखो लग रही है ना? ये शो करता है द वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर एट एनी डिस्प्लेसमेंट। ये एज इट इज फिट हुआ? कराया था मैंने। वेयर v इज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड x इज इन सेंटीमीटर्स। बी केयरफुल, इसने पहले कुछ चीज बोली है, जब ये बोला है तो इसका मतलब है ये चीज इंपॉर्टेंट होगी। फिर ये कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। अच्छा, कंपेयर करो इन दोनों को। अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ओमेगा की वैल्यू क्या है? 9.7। ओमेगा इटसेल्फ किसके बराबर होता है? 2 पाई f लिख सकते हैं। सर आपने 2 लिखा हुआ है, 2.7 9.7। हाँ भाई हाँ, क्या हो गया? सही है, यहां तक पहुंच गए। अच्छा, तो फिर ये हो जाएगा f इज इक्वल टू 9.7 डिवाइडेड बाय 2 पाई। निकालो कितना? 1.54 हर्ट्ज। बेटे प्लीज छोड़ दो ना, अब जो हो गया पास्ट इज अ बकेट ऑफ एशेस। सही है? नो मोर डिस्कसिंग द रिजल्ट, पास्ट इज ऑलवेज अ बकेट ऑफ एशेस। Show that the amplitude of the oscillation is 3.4 centimeters। अब इधर दोबारा देखो। ओके, तो यहां पर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर गिवन है, तो इसका मतलब है ये भी स्क्वायर ही गिवन होगा, तो इसको रूट ऑपरेशन इस पे अप्लाई करोगे। देयरफॉर हमारे पास ये हो जाएगा शो दैट द एम्पलीट्यूड, सो x नॉट स्क्वायर
इज इक्वल टू 11.6 गिवन है, तो इसका मतलब है कि x नॉट शुड बी रूट ऑपरेशन 11.6 निकाल लो। विच इज रफली इक्वल टू 3.41, सही है यानी 3.4, बल्कि मैं इसको राउंड ऑफ और भी कर रहा हूं, 3.4 सही है, हो गया सही है, किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट स्टेप, अब मुझे बोलता है कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए नॉट ऑफ द स्फीयर। बच्चों वाला सवाल है भाई। ए नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस, ऐसे ही होता है ना, जनरल इक्वेशन थी ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या मैं इसको आगे पीछे लिख दूं। अब इसके अंदर ए नॉट जो है हमें निकालना है, तो माइनस एक्स नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू है 3.4। कैलकुलेटर वर्जन बताओ कितना था, कैलकुलेटर वर्जन? हाँ 3.406, और फिर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की वैल्यू 9.7, एक मिनट, हाँ 9.7 का होल स्क्वायर, यहाँ तक पहुँचे। अब एक मिनट रुक जाओ ज़रा इधर देखो। सबसे पहली चीज़ है कि जो एक्स नॉट की वैल्यू आपने डाली है वो सेंटीमीटर्स में, आंसर किस में मांग रहा है? ओह माय गॉड, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर डिवाइडेड बाय 100 भी आपको करना पड़ेगा इधर। अगर ये चीज़ नहीं करते तो आपके मार्क्स चले जाते अभी। 2 नंबर में से 1 नंबर मिलता, बेटे शायद वो भी नहीं मिलता। हाँ सर, -3.2 कितनी आ रही है? -3.2 -3. सही है, इज दैट क्लियर? हो गया ये वाला। आगे चले, अब जरा इधर देखो। ओ माय गॉड, ऑन फिगर 4.2 ये सारी वही चीजें जो मैं करा चुका हूं आप लोगों को। ओ माय गॉड, ये तो कराया था मैंने, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कराया था ना, यूं करके जो लाइन जाती है। तो ऑन फिगर स्केच द वेरिएशन विद एक्स ऑफ द एक्सेलरेशन ए ऑफ द स्फीयर। ये क्या है इधर देखो, ए नॉट एंड माइनस ए नॉट क्या है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन, राइट? और हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इधर कितनी थी? कितनी है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट? 3.4। 3.4 इसमें ढूंढो कहां पर आएगा? 3.2 3.4 यहां पर आएगा, ऐसे ही आएगा ना। एक ये पॉइंट हो जाएगा और एक मेरे पास हो जाएगा 3.2 3.4, एक यहां पे आ जाएगा। ये तो मेरे पास मैंने वो मार्क किए हैं, अभी ये मेरे पास वो नहीं थे, ये सिर्फ ये मेरे पास जो है ना, ये सिर्फ अभी लोकेशंस आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, क्रॉस नहीं कर रहा मैं इनको। 3.4 ये हो गया और 3.4 ये हो गया नेगेटिव। अब इसके बाद एक और चीज़ है कि भाई सिंस ये हमारे पास ऑसिलेशन चल रही है, तो ए नॉट इज़ द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमेशा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर होती है, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में होती है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इधर जो होगी, जब हमारे पास एम्पलीट्यूड नेगेटिव था, शुरू में नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट थी, तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, बिकॉज दे आर ऑलवेज ऑपोजिट टू ईच अदर। तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट में इधर मार्क कर रहा हूं, सही है? सही है। फिर दूसरे वाले का जो पॉइंट आएगा वो कुछ इधर आएगा, ये आ गया। चुपचाप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो इसमें। सही है, ये आपके पास ग्राफ बनेगा इसका। व्हाट डू यू गाइस थिंक? डज इट मेक सेंस? अच्छा, ओके। डिस्क्राइब विदाउट कैलकुलेशंस। एक मिनट, मेरे माइक में आवाज सही आ रही है? सही आ रही होगी। डिस्क्राइब विदाउट कैलकुलेशन द इंटरचेंज बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशंस। विदाउट कैलकुलेशन हमें शो करना है। क्या मतलब, क्या मैं लिखूंगा इसमें? क्या पूछ क्या रहा है? आपको इसमें पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी। याद करो कि मैंने आप लोगों को एक डायग्राम बनाया था।
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी थी, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट भी थी, आई मीन सॉरी नेगेटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी थी। उसके हिसाब से आपको पूरा आंसर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए पहले लिखते हैं एट जीरो डिस्प्लेसमेंट at zero displacement kinetic energy is maximum and potential energy is zero. Is that clear? फिर उसके बाद है at maximum displacement all the kinetic energy at maximum displacements, all the kinetic energies convert to potential energy. So at max displacements KE is zero, PE is maximum. सही है। आई थिंक पूरी कहानी लिखी है मैंने इसमें। हाँ, ये भी लिखना ज़रूरी है। In an ideal system with no external force, total energy of system remains constant. सही है? हो गया? कॉपी कर लो। ये कुछ सवाल हैं जिनकी डिफ़िकल्टी थोड़ी ज़्यादा होगी। ये जब मैं अपना ए लेवल्स कर रहा होता था, ये तब के सवाल हैं। सर भी अपना एयर का पता कौन कराएगा आपके यहाँ लगाने का? ये जून 78 तो मेरे से भी पहले का है, लेकिन ये सवाल देख लो, इसी किताब से मैंने भी पढ़ा था। इधर देखो, लिसन। अब ये सवाल करें, क्या देख रहे हो ऊपर, क्या देख रहे हो? सर ये पेपर कहाँ से अपना इसके पास से कहाँ से लो सर? इधर देखो, ये कह रहा है, ये अब मेरे साथ ही करोगे आप, बोर्ड पे ही देख के करो, मुझे सिर्फ असिस्टेंस करोगे कैलकुलेशन में। अब मुझे यहाँ पे कह रहा है बेटे 2 मिनट चुप कर जाओगे, ठीक है। अ बॉडी ऑफ मैस 0, ओह माय गॉड पेन काम नहीं कर रहा। अ बॉडी ऑफ मैस 0.15 kg मूव्स विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन along a straight line. Okay, the relationship between the force F acting on the body and its displacement x over a complete oscillation is as shown. अब ये जो ग्राफ है ये force against displacement है, but हमें ये भी पता है कि force itself is directly proportional to the displacement negative of displacement, क्योंकि acceleration का relationship यही होता है। acceleration itself is also this, ठीक है। तो इतना कोई फ़र्क नहीं है, वैसे ही सिमिलर ग्राफ है, जैसे सपोज कर लो कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। अब यहाँ पर हमारे पास कह रहा है योर फर्स्ट टारगेट इज टू फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। ओके, एम्पलीट्यूड इसमें कितना आ रहा है? एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है बेटे? एम्पलीट्यूड डायरेक्ट इधर गिवन है, एम्पलीट्यूड इसमें डायरेक्ट गिवन है। वो कितना आ रहा है? 0.2 मीटर्स। ये डायरेक्ट गिवन था ग्राफ में, सही है। अब मुझसे बोलता है कि द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बॉडी। अब मैक्सिमम स्पीड के लिए मैं इधर जा रहा हूं ताकि ग्राफ आपके सामने रहे। मैक्सिमम स्पीड के लिए वी रिक्वायर दिस इंफॉर्मेशन, v नॉट इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा। यानी इसका मतलब है कि v नॉट इज इक्वल टू x नॉट की वैल्यू तो मुझे पता है 0.2 है, लेकिन ओमेगा की वैल्यू नहीं पता। ओमेगा इज समथिंग वी डू नॉट हैव। अब ओमेगा के लिए मैं जो है किसी भी तरीके से मैं निकालूंगा ओमेगा को। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं? मेरे पास मैक्सिमम फोर्स गिवन है, कोई भी फोर्स ले लेते हैं, बल्कि मैक्सिमम ही ले लेते हैं। ये वाला कोऑर्डिनेट ले रहा हूं मैं। अगर मैंने ये वाला कोऑर्डिनेट लिया
बेटे समझ लो इसको, प्लीज समझ लो, वरना नहीं हो पाएगा पेपर में, क्या करोगे आप। अब जरा इधर देखो, फोर्स इटसेल्फ इज द रिजल्टेंट फोर्स, F इज इक्वल टू ma लिख सकते हैं। ये फोर्स कितनी आ रही है, 3 न्यूटन। 3 इज इक्वल टू मैस इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की जगह पर मेरे पास यहां पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी, तो क्या मैं इधर लिख सकता हूं x नॉट ओमेगा स्क्वायर, लिख सकते हैं इधर, लिख सकते हैं। अगर मैंने ये लिखा तो इसमें से मेरे पास जो है काफ़ी इंफॉर्मेशन तो इधर से ही निकल आएगी मेरे पास। इनफैक्ट 3 इज इक्वल टू मैथ्स कितना गिवन था इसका, 0.15, मैथ्स गिवन है 0.15 इनटू एक्स नॉट की वैल्यू जो है इस पर्टिकुलर पोजीशन में कितनी आ रही है, सर 20 आ रही है इसकी acceleration। माइनस 0.2 और ओमेगा, बल्कि इसमें माइनस को छोड़ो, बस पॉजिटिव ही ले लो, इसमें डजेंट मैटर, ठीक है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, कितना आएगा यहाँ पर 0.2 और मेरे पास मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, इधर से आप निकाल लो, डायरेक्ट निकालो ओमेगा। अंडर रूट किया, सही कह रहे हैं। कितना क्या रहा है, 10 आ रहा है, एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट 10। तो उठाकर इसमें डाल दो, तो V नॉट इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो कितना आ रहा है, V नॉट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। सही है, ये समझ में आया। Yes. एक और सवाल, ये वाला इधर देखो। अब पार्टिकल, ये जून 78 का सवाल है। तो पाकिस्तान आजाद हुआ था। A particle moves with simple harmonic motion in a straight line with amplitude, रिकॉर्डिंग हो भी रही, हाँ हो रही है, 0.05, और इसका जो पीरियड गिवन है वो 12 सेकेंड्स है। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड। v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, तो एक्स नॉट कितना है हमारे पास, एक्स नॉट जो है वो है 0.05 और ओमेगा की जगह पे मैं लिख सकता हूं 2 पाई ओवर 12। कितनी आ रही है, 0.026 कितनी, 0.026 अगर मैं क्या करो यार, 0.03, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इसको पाई में भी आंसर देना है इसको, 0.026179। पाई, हाँ पाई ओवर, पाई ओवर 120। अच्छा मैं इसको अभी फिलहाल ऐसे ही लिख लेता हूँ, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सब्सटीट्यूशन करनी पड़ेगी, तो पाई ओवर 120, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू भी मैं कोट कर रहा हूँ, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 0.03 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तो पहुँच गए। अच्छा अब ज़रा इधर देखो प्लीज़, उसको छोड़ दो, उसको प्लीज़, अभी इधर से भी हाथ लगा रहे हो यार। ये बोल रहा है B है द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। इसके लिए क्या करूँगा मैं, फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट A इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव Yes. निकाल लें, तो एक्स नॉट कितनी आ रही है मेरे पास, एक्स नॉट की वैल्यू तो हमारे पास है 0.05 माइनस 0.05 इनटू ओमेगा कितना आ रहा है, 2 पाई ओवर 12 का होल स्क्वायर सर ये माइनस 0.014 माइनस 0.014। 014। ओके यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। ये हमारे पास आ रही है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड में। लास्ट सवाल है, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टेंट्स P एंड Q इन दिस इक्वेशन। ओके अब जरा इधर देखो, अब दिमाग का काम है, याद करो कि विद टाइम हमारे पास जो एक्सप्रेशन थी, जब हमारे पास ग्राफ बनता था, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होता था, Yes. ऐसा ही था ना। Yes. अब इसके अंदर हमें वही चीज़ निकालनी है। ज़रा इधर देखो, सबसे पहले x नॉट की वैल्यू तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगी, वो कितनी है 0.05, यानी x नॉट की वैल्यू, यानी इसका मतलब है कि x नॉट जो है वो टेक्निकली किसके बराबर है, p के बराबर है, और ओमेगा टी मेरे पास किसके बराबर है, q के बराबर है। यहाँ तक पहुँचे। तो सबसे पहली चीज़ है कि x नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, वो p की वैल्यू कितनी आ रही है, p शुड बी इक्वल टू 0.05, क्योंकि वो x नॉट के बराबर है।
अच्छा फिर ओमेगा टी, अब ओमेगा टी के लिए ओमेगा इटसेल्फ कितना था, ओमेगा हमारे पास आ रहा था, कहीं पे निकाला है हमने 2π/12। अब जरा इधर देखो, पहले मैं इसके ऊपर जा रहा हूं तो ओमेगा टी, तो ये आ जाएगा 2π/12t, लिख सकते हैं इसको, बस इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा मैं, तो ये इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा 1/6 π/6, यानी इसका मतलब है कि Q की वैल्यू आएगी π/6t। टी तो गिवन ही नहीं है तो मैं भी निकाल भी नहीं सकता, सही है, ये हो गया क्या बेटे, वो तो टाइम पीरियड था ना, वो तो यूज कर लिया ना हमने, इधर टाइम पीरियड तो हम लोग इधर यूज किया था, सही है। अब मुझे ये नहीं पता कि किस टाइम पे पूछ रहा है कि मेरे पास कर्व कहां पे पहुंचा होगा डिस्प्लेसमेंट, तो वो टाइम है ही नहीं, तो मैं टी लिख लेता हूं उसको, हो गया, डिसमिस्ड।